अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। आर या पार, इसराइल ईरान जंग का मुस्तकबिल क्या? उम्मत मुस्लिमा बमुकाबला यहूदो नसारा, पाकिस्तान की बारी आएगी? जंग, मईशत, पेट्रोल की कीमतें और महंगाई का सुनामी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ और पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हमें शहर इक़्तिदार से ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मजहर बरलास साहब, जबकि शहर क़ायद कराची से हमारे साथ सायरा बानो मौजूद हैं जो कि एक सियासी रहनुमा हैं। जिस तरह कि मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं इसराइली हमले और ईरान के जवाबी हमले के बाद ये सवाल जन्म ले रहा है कि खित्ते का अमन और जंग का मुस्तकबिल क्या होगा। इसराइल अमेरिका गठजोड़ और ट्रंप के बदलते मौक़िफ़ की हकीकत क्या है? ईरान का ऑपरेशन वादाए सादिक सोम 5 मरहलों में 200 से ज़ायद मज़ाइल इसराइल पर दागे गए। क्या ईरान का इंतकाम मुकम्मल हो चुका? क्या ईरान ने इसराइली जंगी तैयारे गिराए हैं? इसराइल ने भी तेहरान पर हमलों को जारी रखने का इंदिया दे दिया है, जबकि खित्ते में जंग मज़ीद फैलेगी या बड़ी ताकतें जंग को रुकवाने में कामयाब होंगी। इन तमाम मामलात पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मजहर बरलास साहब आपसे जान लूं कि आप देखें कि ईरान की तरफ से तो इस ऑपरेशन को वादाए सादिक सोम का आगाज किया गया है, जो कि इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के मुकाबले में शुरू किया गया। एक तरफ अमेरिका ईरान की जोहरी टॉक्स भी जारी हैं और आपको पता है कि कल उसका 6ठा दौर होने जा रहा था। मगर अब ऐसे में आप खुद देखें कि एक तरफ जंग और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये दोनों चीजें एक साथ किस तरह से हो सकती हैं? मुझे आपसे ये जानना है कि इस जंग की लपटें कौन कौन से ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती हैं? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। इसका हम जायज़ा लेंगे 3-4 हवालों से कि जंग कहाँ तक फैल सकती है और कैसे फैल सकती है, या रुक सकती है और क्यों रुक सकती है और कैसे रुक सकती है। इसराइल ने पहल की, उन्होंने हमला किया और बज़ाहिर उन्होंने अपने अहदाफ़ को अचीव किया और ईरानी कमांडर्स जो थे उनकी शहादत हो गई, ईरानी साइंसदानों की शहादत हो गई। बज़ाहिर उन्होंने ईरान का डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया। लेकिन जब जवाबी हमला हुआ तो उस हमले ने इसराइली क़यादत को हैरान कर दिया और बंकर में जो इजलास हुआ उसमें नेतन्याहू और उनकी फ़ौजी क़यादत हैरान थी कि ये हमला इतना ताकतवर कैसे हो गया और किस तरह 8 घंटे में ईरानियों ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर लिया और किस तरह ये जो मिज़ाइल आ रहे हैं ये 7 मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम को चीर कर आ रहे हैं। यानी आप देखिए कि पहले फ्रांस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जी, SS कार्ल विंसन, वो रोकता है। फिर बरतानवी सिस्टम जो है टाइफून, वो रोकता है। फिर थॉट अमेरिकन सिस्टम, वो रोकता है और अमेरिकन उसका इकरार भी कर रहे हैं कि हम इन मिज़ाइलों को रोकने में इसराइल की मदद कर रहे हैं। फिर इसराइल के अंदर 4 सिस्टम ऐसे हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एरो 3 रोकता है, फिर एरो 2 रोकता है, फिर उसके बाद स्लिंग आता है और स्लिंग के बाद आखिरी आयरन डोम है। तो ये 7 सिस्टम नाकाम बना के कौन सी टेक्नोलॉजी ईरानियों के पास है कि वो मिज़ाइल इसराइल के फ़ौजी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और इसराइल के नेवल चीफ़ की डेथ हो जाती है, बहुत सी और हलाकतें होती हैं और नुकसान को छुपा लिया जाता है। और वहाँ इंटरनेशनल मीडिया के बाद लोग ये इकरार करते हुए पाए जाते हैं कि हमने पिछले 7 सालों में इतनी खौफनाक मंजर नहीं देखा। फिर जो अमरीकी सफ़ीर हैं मिस्टर माइकल कोबी, वहाँ जो इज़राइल के अंदर हैं, उन्होंने कहा ये रात बहुत भारी थी। हाँ। मैं 5 मरतबा शेल्टर में गया। तो इसका और मतलब उन्होंने ये भी कहा कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बरलास साहब, आपका पॉइंट आ गया है। मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब को भी शामिल गुजारिश तो सुन लें जी कि ये जंग फैलेगी कैसे। अब देखिए ना, किसी ने तो ईरान को सपोर्ट किया और सफारती महाज पर भी रूस, चीन और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़े हो गए। अब वो मुल्क जो ईरानियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं
उनकी जान जा रही है, चूंकि ईरान का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो ये जंग फैलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आपको ये जंग फैलती हुई नजर आ रही है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? और मज़हर बरलास साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन लिया इसी हवाले से। देखिए, पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो बड़ा वाज़ेह तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। वो इस बात का क्रेडिट लेते रहे कि पाक भारत कशीदगी और पाक भारत जंग उन्होंने ख़त्म करवाई और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पीस टॉक को इनिशिएट किया। अब मसला ये है कि एक तरफ वो ये जंग का खात्मे का क्रेडिट लेते हैं और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का मरकज़ी किरदार है। कल की अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनी हो, वो बाकायदा धमकियां दे रहे हैं ईरान को कि अगर तुमने वो एटमी माहिदा नहीं किया और वो तमाम तर जो हमने आपको कहा है वो तमाम चीज़ें मुकम्मल ना की तो आपका हशर इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के दो फेस नज़र आए हैं। हालांकि कहा यह जाता था वो जंगों के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसराइल की पुष्पनाही में वो बहुत आगे तक चले गए, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जंग जो है ये तो फैलेगी जब आप एक ख़ास तौर पर जंगों की बुनियाद के ऊपर अपने सियासी मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे तो उसका फैलाव होगा। और ये जंगें फिर दो मुल्कों तक महदूद नहीं होती और ये बड़ी ताकतों और छोटी ताकतों के दरमियान जो है एक तनाव पैदा करती हैं। उनको फैसला करना पड़ता है कि वो किसके साथ खड़े होंगे, किसका साथ नहीं देंगे। उसमें कुछ फैसले जबर की बुनियाद पर सामने आते हैं, कुछ फैसले उनकी मर्जी भी शामिल होती है। तो ये जो सारी की सारी दुनिया इस वक्त जंग की तरफ चली गई। आपने देखा पाक भारत कशीदगी हुई, यूक्रेन का मामला हुआ, अब ईरान का मामला हो रहा है। तो और ये क्यों हो रहा है? यानी इसराइल को कोई लगाम देने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका जिस तरह से इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है और ग्रेटर इसराइल के तौर पर उसको पेश कर रहा है, उसको कौन लगाम देगा? अब सलामती काउंसिल कहाँ है, OIC कहाँ है और दीगर इदारे कहाँ हैं जो जंगबंदी के लिए वो किरदार अदा करें? वो किरदार तो कोई अदा करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहती हूँ कि शहजाद भट्ट साहब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ अमरीकी सदर कह रहे हैं कि ईरान डील कर ले और दूसरी तरफ आप देखें कि इम्कानात तो उस तरह के दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ वो कहते हैं 61वां दिन था तो ये सब तो होना था। तो ये किस तरह हो सकता है एक साथ? देखिए मुनीज़े, अगर ईरान और इसराइल की अगर आप बात करें ना तो सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि ईरान जो है इसराइल का जब क़याम अमल में आया था तो जो पहली मुसलमान रियासतों थी उनमें सबसे पहले ईरान ने इसराइल को तस्लीम किया था। पाकिस्तान ने आज तक इसको तस्लीम नहीं किया हुआ, याद रहे ईरान को भी। फिर जब इस्लामी इनकलाब आया तो इसराइल और जो ये रफड़ सारे पड़े, ये इत्तेहाद टूट गए इसराइल के साथ। ये इस्लामी इनकलाब के बाद है। मैं शाह पहलवी वाली बात कर रहा हूँ, तब ये एक थे। एक बात। दूसरी बात, आज भी बहुत सारी यहूदी जो है वो ईरान में बसते हैं। जो गद्दारे वतन है, जो मीर जाफ़र है, मीर सादिक है, वो उनको नुकसान पहुंचा रहे। जिस तरह हमारे मुल्क में भी बहुत सारे अफराद मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, अगर आप कंपैरिजन करें ना तो इसराइली फ़ौज जो है वो दुनिया में 16वें नंबर पर, जबकि इसराइल जो है 15वें नंबर पर है। अच्छा, जंगी बजट जो है वो 27 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च करता है, जबकि ईरान का दफाई बजट 10 अरब डॉलर है। अब लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो इसराइल के पास है और उसका जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हमें ये देख रहा है एंड ऑफ द वार क्या होगा। एंड ऑफ द वार ईरान जो है वो इतना आसान नहीं है कि इसराइल को उसको खा जाएगा और आके पाकिस्तान की शाहरग पे बैठ जाएगा। चाइना सोया नहीं हुआ, रशिया सोया नहीं हुआ और पाकिस्तान भी सोया नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इसराइल को बहुत मुश्किलात आइंदा फ्यूचर में दरपेश होंगी। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं सायरा जी की तरफ जाना चाहूँगी। सायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आपको क्या लगता है, इस खित्ते में ये जंग मजीद फैलेगी या फिर बड़ी ताकतें कोई अपना किरदार अदा करने में कामयाब हो पाएंगी और इस जंग को किसी तौर पर रोका जा सकेगा? अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा कि जंग खत्म हो पाएगी, मैं नहीं समझती। अब ये जो खित्तों में ये जो आग बढ़े वो ये आग ऐसे नहीं होती। और आपने कहा कुव्वतें अपना की वजह से ये आग बढ़ गई। आपका क्या ख्याल है कि वो इस आग को बुझाने के लिए कोई किरदार करेंगे? वो कहते हैं कि जिस चीजों से किसी का फायदा हो रहा वो उस मसला हल नहीं किया जाता। आप देख लीजिए ट्रंप के, वो कहते हैं ना कि दौरे हुकूमत में वहाँ पर अमेरिका में जो हमले फूटे, फिर उसके बाद जो इनका जो दौरा है, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इस दौरे को इस चीज से मतलब कनेक्ट किया था कि वो कोई
उसके लिए नहीं था कि वो कोई फाइनेंस या मईशत के लिए या ट्रेड के लिए वो दौरा था, वो दौरा इसी तनाजुर में था। जब इन ममालिक की शय होती है कि वो आप देखें इसराइल को बढ़ावा दे रहे हैं, फ्रांस भी, बाकी वो कहते हैं कि किसी और को क्या बात करें कि तीर खा के कमी गाह की तरफ से देखा तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। खूब कहा। ये तो मिस्र के उस पे, और इन्होंने क्या किया है, ये जो ईरान के जो हमले, ईरान तो खुद इस जंग में नहीं कूदा ना, हमला तो इसराइल ने किया, और जाहिर है जब उसने इसराइल ने किया तो ईरान पूरा हक रखता है उसके ऊपर वो करने के लिए। बाकी ये कुव्वतें तो चाहती हैं ये मशरिक़ वस्ता की आग भड़कते, और फिर आप कहेंगे शायद इधर से उधर निकल गई। जिस वक्त ये पहले मिले थे तो मैंने आपको कहा था वो सुन्नी स्टेट थी, और साथ साथ हमारा ये जो मजहबी चीजें हैं ये भी चलती रहती हैं बड़ी स्टेट्स के बीच में। आप देख लें, ये जो आपने कहा था कि यदि ये 35 का था कि उन्होंने मार गिराया, ये कुछ अर्सा पहले वहाँ पर शाम में मारा गया, यमन के वहाँ पर, तो वो खबर छुपाई गई थी। लेकिन अब आप देख लें कि ये हालात किस तरफ ले जाना चाहते हैं, और इस बात है कि हमारे पाकिस्तान को सालसी का किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पे हम लोग बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान जाहिर है मईशत हमारी किस चीज से गुजरनी है, इन जंगों में या दूसरी जंगों में टांग अड़ाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ठीक है। और आखिरी बात कि वो मुझे नहीं पता कोई इसको कैसे लेगा, आप फ्लाइट पे सफर करती हैं, आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी कि ऑक्सीजन कम होने की सूरत में मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा, अपना मास्क नाक और मुंह पे पहनकर फिर दूसरों की मदद कीजिए। ठीक है, पहले अपने लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। सायरा जी आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मशरिक़ वस्ता का नक्शा तब्दील करने की कोई साजिश हो रही है। अब इस बात में कितनी सदाकत है, मैं डिबेट को ओपन करना चाहूँगी, और मज़हर बरलास साहब मैं चाहूँगी कि आप इस पर सबसे पहले बात करें। डू और डाई की सी कैफियत नज़र आती है। अमरीकी सदर एक तरफ डील चाहते हैं, मगर कहते हैं अगर डील नहीं करोगे तो फिर डू और डाई की सिचुएशन होगी। क्या कहते हैं? अच्छा मुनीसे, एक तरफ तो ये अमेरिका का जो डुअल फेस है वो सामने आया है, दूसरा भारत का बड़ा भयानक चेहरा सामने आया है। कल मैंने इसी प्रोग्राम में फेस टू फेस में कहा था कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है इसमें रॉ इन्वॉल्व है, और फिर वो बात सच साबित हो गई। जो 73 बंदे गिरफ्तार हुए हैं उसमें ज़्यादा इंडियन हैं, और इंडिया का जो भयानक चेहरा ईरान के सामने आया है और दुनिया के सामने आया है वो तो बड़ा ख़तरनाक है कि इंडिया से तो किसी को दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो तो दोस्ती के रूप में वहाँ इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है वो करते हैं उनके मुखालफों के साथ। तो ये अब ईरान में इंडियंस पे ज़मीन तंग हो जाएगी। जो बड़ा गुड्डी गुड्डी खेल रहे थे ना कि ईरान से हमारी दोस्ती है और मायदे हो रहे हैं, फलां हो रहे हैं, इंडिया बुरी तरह बेनकाब हुआ है। जिस तरह अमेरिका का डुअल फेस बेनकाब हुआ है, इंडिया का भयानक चेहरा बेनकाब हुआ है। और मुझे लगता है कि देखिए ये जो आप कहती हैं ना बड़ी ताकतें, भाई बड़ी ताकतों को तो पहले इल्म था। ये जो झूठा आदमी है नेतन्याहू, ये 2002 में को पहले इल्म था। बरलास साहब, मैंने क्योंकि ये डिबेट ओपन किया है तो मैं चाहती हूँ कि शहजाद भट्ट साहब अगर आप इत्तफाक करते हैं मज़हर बरलास साहब की बात से तो आप अपना इनपुट दे सकते हैं। नहीं ठीक कह रहे हैं बरलास साहब, और सायरा बहुत अहम बात कर रही थी, जो फरमा रही थी बॉर्डर वाली बात कर रही थी, ठीक कह रही है। मेरे राय के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान की 909 किलोमीटर लंबी सरहद जो है, वहाँ पर बहुत सारे अफराद जो पाकिस्तानी हैं, ईरानी हैं, वो उस बॉर्डर एरिया के ऊपर हैं। अगर ये जंग हो गई तो वो सारे ईरानी और पाकिस्तानी जो हैं वो वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो फिर बड़ी दुश्वारी पाकिस्तान को भी हो सकती है। जो बात बरलास भाई कर रहे हैं, 6 और 7 जून की रात होने वाले जो भारतीय हमले थे, हाँ मुमासलत है। ये जो हमले हो रहे हैं ये भी उसी तरह के हो रहे हैं, और ये मुझे बात कहने में कोई दो राय नहीं है। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि मोदी और नेतन्याहू एक दहशतगर्द हैं, और ये दुनिया के अमन को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है अमेरिका की पुष्पनाही के बगैर इसराइल ऐसा कोई भी कदम उठा सकता था? देखिए, खुद इसराइली वजीर खारजा ने कहा है कि हमने इस ऑपरेशन से पहले अमेरिका को एतमाद में लिया, उनकी रजामंदी हासिल की, और साथ साथ उन्होंने फिर ये भी इंकशाफ किया कि सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि बहुत से ममालिक को एतमाद में लिया गया। अब उन बहुत से ममालिक का उन्होंने नाम तो नहीं लिया,
इसलिए ये मैं कल भी कह रहा था कि कोई पॉलिटिकल आइसोलेशन में हमला नहीं हुआ ईरान के अंदर, ये बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया है और इसमें बहुत इस्लामी ममालिक का रोल है। यानी इस्लामी ममालिक अभी आपके सामने मुज़म्मती बयानात जारी कर रहे हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर जो है वो जब सऊदी अरब के और खलीजी ममालिक के दौरे पर आए, वहाँ उन्होंने इत्मीनान में लिया होगा और इसी तरीके से और बाकी ममालिक को इत्मीनान में लिया होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे जो कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है कि इसराइल की हमायत में बहुत से इस्लामी ममालिक भी पसे पर्दा इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खमेनी के जो मशीर थे उनको इस बारे में ब्रीफ किया गया था कि इस किस्म का कोई भी काम हो सकता है अगर वो डील नहीं करते हैं। मुझे कहा तो कल मैंने कहा ना कि बिल्ली थैले से बिल्ली बाहर आ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान डील नहीं करेगा, मैंने पहले कह दिया था, तो इसका मतलब है कि हमें और ज्यादा इनको ईरान को सबक सिखाना होगा। तो वो तो कल कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया। और अब आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जो सालसी की बात करते हैं, क्या ये लबो लहजा था ईरान के साथ गुफ्तगू करने का? और इस लबो लहजे के अंदर वो ईरान को धमकियां दे रहे हैं और जंग मुसल्लत कर रहे हैं ईरान के ऊपर। सर, ना जाने किस सालसी की बात हो रही है। आपका पॉइंट आ गया और आपका यही कहना है कि किसी तौर पर भी पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए, जिस तरह के हम गुफ्तगू का आगाज भी इसी तरह से किया था कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान के बाद इसराइल का अगला टारगेट क्या हो सकता है। ऐसे में अगर उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी ना हुई तो फिर तो ये एक बहुत ही गौर व फिक्र का सामान पैदा हो जाएगा कि अब क्या किया जाएगा इसराइल की तरफ से, अगला हदफ क्या होगा। ऐसे में OIC का इजलास बुलाया जाना चाहिए जिसमें उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे होकर कोई लाया अमल मुरतब करना चाहिए। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे उम्मत मुस्लिमा बमुकाबला यहूद नसारा, पाकिस्तान की बारी आएगी। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उम्मत मुस्लिमा बमुकाबला यहूद नसारा का इस वक्त एक मंजर हम देख सकते हैं। पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। क्या पाकिस्तान भी अगला टारगेट हो सकता है? इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि इराक, लेबनान, मिस्र समेत बेशतर इस्लामी ममालिक तबाह हो चुके हैं। फ़लस्तीन जल रहा है, शाम तबाह हो चुका है, लेबनान ज़ख्मों से चूर है, अब ईरान निशाने पर है। क्या अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है? मुस्लिम हुक्मरान खामोश और अवाम मायूस, आलमी ताकतें मुत्तहिद जबकि मुसलमान अक़वाम बिखरी हुई है। ये सिर्फ इसराइल और ईरान की जंग नहीं, क्या ये मुस्लिम दुनिया के सियासी वजूद, अस्करी खुदमुख्तारी और नज़रियाती इत्तेहाद का इम्तिहान है? मैं चाहती हूँ मज़हर बरला साहब आप इस पर रोशनी डाल दें। प्लीज़, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। ये जो ममालिक आपने गिनवाए, इनको वाकई तबाह किया गया है और इनको सज़ा भी शायद यही दी गई है कि ये मुसलमान मुल्क हैं। ये जो झूठा आदमी है नेतन्याहू, ये देखिए 2002 में इराक़ के बारे में कहता था कि जी, उस वक़्त ये वज़ीर था और कहता था कि जी वो इराक़ वाले जी न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, जी वो एटम बना रहे हैं। अच्छा, फिर वो सारा कुछ गलत निकला। इसी तरह ये प्रोपेगेंडा करता है। और इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस, वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, उसमें तो शक ही नहीं। सर, ये मेरा ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें, उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। आज हमारे जो वजीर दफा है ना ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की है कौमी असम्बली में। उन्होंने उम्मत मुसलमान के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो यहूद नसारा की आप बात करती हैं, ये देखिए कुरान पाक की बड़ी वाज़ेह आयात हैं कि वो उन्हीं में से हैं जो उनका साथ देंगे ना यहूद नसारा का। वो बज़ाहिर बेशक अब नाम के मुसलमान हों, लेकिन कुरान के मुताबिक वो उन्हीं में से हैं। वो उनका फिर मुसलमानों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। सर, मैं अभी तक ना बरला साहब आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कल पूरी गुफ्तगू सुनी बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान पर अटैक करते वक्त जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही थी, रीजंस जो बयान की जा रही थी, उसमें मुझे कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं दिखाई दिया। आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? मुझे कन्फ्यूजन है मेरी, ये दूर कर दें अगर आप। मनीज़े, आप नेतन्याहू के पुराने इंटरव्यूज़ उठाएं, उनको देखें। ये वीडियो इंटरव्यूज़ हैं, मैं कोई किसी अखबारी इंटरव्यू की तो बात नहीं कर रहा। सर, हवाला क्या है उसका? क्या वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? क्या ये बात थी? नहीं, वो कहता है ये दुनिया के लिए ख़तरनाक हैं ये ममालिक। वो ईरान को ख़तरा समझता है, उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान ख़तरा है। अच्छा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तो इसराइल को बहुत अरसे से चुभ रहा है, ये किसको नहीं पता?
वो कहता है कि जी ये तो ख़तरनाक लोग हैं, इनके पास एटम नहीं होना चाहिए। और ये अजीब तरीका है कि इसराइल के पास एटम होना चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये आप उसके इंटरव्यूज देखें। ठीक है, बरलास साहब आपका पॉइंट आ गया है और बरलास साहब ने वाजे कर दिया है कि इसराइल को पाकिस्तान का एटॉमिक पावर होना शुरू दिन से ही खटक रहा है। आप मुझे बताएं सलमान आबिद साहब कि ऐसे में क्या होगा? एक तरफ इसराइल के राइजिंग लाइन ऑपरेशन का जवाब दिया जाता है ईरान की तरफ से, तो क्या अमेरिका की तरफ से जो डील की ऑफर की जा रही है, तो जंग और ये डील ये एक साथ चल सकते हैं? क्या होगा? देखिए ना, ईरान के ऊपर एक प्रेशर बढ़ाया गया है और अमेरिका ने भी बढ़ाया है, इसराइल ने भी बढ़ाया है, क्योंकि आप डील कर लें ताकि ये जंग बंदी हो जाए और जंग का मामला खराब हो जाए। कबूल करेगा ईरान? देखिए ना, बात नहीं, ईरान क्यों कबूल करेगा? ईरान ने अगर कबूल करना होता तो आज इस जगह पे वो ना खड़ा होता। देखिए ना, बात ये है कि ये जो बड़ी ताकतें हैं ये मुस्लिम दुश्मनी एजेंडा क्यों रखती हैं, ये मुस्लिम ममालिक को टारगेट क्यों करती हैं, ये मुस्लिम ममालिक के एटमी प्रोग्राम से क्यों खौफजदा होती हैं? ये दुनिया के अंदर जो एटमी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में तो कोई फिक्रमंदी नहीं पाई जाती, सिर्फ मुस्लिम दुनिया में। और मुस्लिम दुनिया में इनको एक एज हासिल है कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान जो हैं वो इन बड़ी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। मुस्लिम दुनिया के आवाम जो है वो बुनियादी तौर पर बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रही है। यही वजह है कि हमें मुस्लिम दुनिया के अंदर मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम आवाम के दरमियान एक बड़ी वाज़ेह खलीज नज़र आती है, और वो किसी भी मुल्क के हवाले से हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो आलमी एजेंडा है इसमें मुस्लिम ममालिक टारगेट होंगे। और ये आप देखिए, जैसे आपने भी शुरू में सवाल उठाया, एक नई सफ़बंदी हो रही है दुनिया के अंदर, और उस नई सफ़बंदी के अंदर मुस्लिम ममालिक को भी टारगेट किया जा रहा है। और वो ममालिक जो ख़ास तौर पे रेजिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो ईरान की शक्ल में हो, चाहे वो पाकिस्तान की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो, जो ममालिक बड़ी ताकतों को रेजिस्ट करेंगे तो ये बड़ी ताकतें मिलकर उनके खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी। कल देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि हमारे पास दुनिया का जदीद तरीन असला है, और हमने ये जदीद तरीन असला इसराइल को भी दिया है, और उन्होंने कहा कि इसको चलाने की तरबियत भी दी है। यानी आप किस लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं? आप दुनिया को तबाह करने की बात कर रहे हैं, आप जंगों के कारोबार की बात कर रहे हैं, आप जंगों को फैलाने की बात कर रहे हैं, आप जंगों के मामलात को इस तरह से आगे लेके चलना चाहते हैं कि सिर्फ ताकत के अंदाज में सारा मसला हल होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त आलमी एजेंडा है उसमें जब तक आप एक बैलेंस पैदा नहीं करेंगे मुस्लिम दुनिया में और दूसरे ममालिक के दरमियान, बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप अगर मुस्लिम दुनिया को टारगेट करेंगे तो उसका रिएक्शन जो है फिर वो इंतहा पसंदी की शक्ल में आएगा, दहशतगर्दी की शक्ल में आएगा, एग्रेशन आएगा, और जो मुस्लिम दुनिया में पहले से मौजूद था इंतहा पसंदी का। तो इसलिए एक बैलेंस एटीट्यूड इख्तियार करने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ शिकायत हैं तो उन शिकायत को पेश करने का पॉलिटिकल फोरम होना चाहिए। ये थोड़ी कि आप उठा के असला लेकर खड़े हो जाएं और लोगों पर जंग मुसल्लत कर दें, और फिर जंग मुसल्लत करने के बाद फिर कह भी रहे हैं कि हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि तारीख आपको याद रखेगी। तो जब आप इस किस्म की धमकियां आएंगे, अब एक प्रॉब्लम आ रहा है ना, अब इस सारी लड़ाई के अंदर जो मुस्लिम दुनिया है उसको तकसीम कर दिया जाएगा। कौन किसकी हिमायत करे, कैसे हिमायत करे, कितना आगे जाए, अमेरिका को कैसे चैलेंज करे, इसराइल को कैसे चैलेंज करे। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप आए थे सऊदी अरब के दौरे में, तो उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से भी रिक्वेस्ट की कि जनाब इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो एक तरफ इसराइल को तस्लीम करने की बात है, और दूसरी तरफ इसराइल जो है वो जंगे मुसल्लत कर रहा है मुस्लिम दुनिया में। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जब तक ये मौजूद है, मैं नहीं समझता कि मुस्लिम दुनिया के अंदर जो मौजूदा इंतशार है वो ख़त्म हो सके। और इसराइल से तो उन्होंने बात भी नहीं की, मशरक़ वस्ता के दौरे पर आए थे और इसराइल की तरफ रुख भी नहीं किया। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, जैसा कि आप भी जानते हैं कि गुफ्तगू जारी है ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहिदों को लेकर, किस किस तरह से इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। ऐसे में अब अगर ये जो अटैक हुआ है उसके बाद ईरान इसराइल के माबैन ये जो ऑपरेशन है, क्या ये जारी रहेगा या ये रुकेगा? देखिए मुनीज़े, तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि सफारती महाज पर जो ईरान ने लोगों के साथ तल्लुकात किए थे वो कोई अच्छे नहीं है। ये बात मानना पड़ेगा, ईरान की नालायकी को तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जिस तरह दुनिया के साथ तल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं, ईरान ने नहीं रखे हुए। सफारती महाज पर वो पीछे रह गया है। यहाँ तक तो एक बात ठीक है। अब सवाल यह है, जो बरलास साहब और आप बात कर रहे थे, ये असल में जो आप बात कर रहे थे ग्रेटर इसराइल फार्मूला है जिसने पाकिस्तान तक आना है। ठीक कह रहा है बरलास, ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है। ग्रेटर इसराइल फार्मूला को चलना है, आगे बढ़ना है, और ये इसराइली जो फितना है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेना है। यहां तक ठीक है, लेकिन मैं यहां पर खबर दे रहा हूं आपको। खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब, चाइना, रशिया और यूएई समेत दीगर ममालिक के साथ एक बाज़ाब्ता सफारतकारी का अमल शुरू कर चुका है।
और उसमें यह तय किया जा रहा है कि किसी तरीके से इसराइल को रोका जाए और ईरान को पीछे रहकर सपोर्ट की जाए। ये पाकिस्तानी हुकूमत इस काम पर आ गई है। और आखिरी बात मैं कह दूं, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर ईरान और इसराइल की जंग रुकी तो ये सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर इसमें अहम रोल अदा करेंगे। एक खलीदी किरदार वो भी अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये फैक्टर नहीं निगलेक्ट किया जा सकता कि पूरी उस मुस्लिम उम्मा को इस पर इकट्ठा होना होगा, जो कि इस वक्त शायद अगर उन्हें आईना दिखाया जाए तो वो बुरा मान जाएंगे कि वाकई उन्हें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अभी नहीं तो फिर कब उठेंगे, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो आई वेलकम यू, और आप मुझे ये बताएं कि इसराइल ये समझता है कि ईरान काम कर रहा है न्यू प्लान टू डिस्ट्रॉय इसराइल, जिसकी बुनियाद पर उसकी जानिब से ये पेशगी अटैक किया जाता है और फिर ईरान की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ये बात कहीं खत्म होगी या ये बढ़ती ही चली जाएगी? ये सारी इजराइल की प्लानिंग है और अमेरिकन उसके पीछे हैं, जो कि इजराइल जो अमेरिकन की प्रॉक्सी है वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपने जो ये फैलाना चाह रहे अपने एरिए को और अपने किंगडम को और ग्रेटर इजराइल की जो बात करता है उसके वो कामयाब है। उसके लिए पहला हदाफ ये था कि किसी तरीके से भी वो हमास को न्यूट्रलाइज कर दे, ख़त्म करे, हिज़्बुल्लाह का ख़त्म करे, यमन ये हूतीस को ख़त्म करे और पैलेस्टीन पे इतना जुल्म बग़ावत करे कि वो मजबूरन जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर चले जाएँ। और थर्ड लास्ट उनका ऑब्जेक्टिव है कि अपने जो कैदी हैं उनको वापस बुला ले। तीनों में अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद उसने सीरिया पर अटैक किया, सीरिया को जाके कब्जा कर लिया, अमेरिकन तुरंत आ गया और जो ईरान तीनों प्रॉक्सीज को हिज़्बुल्लाह, हमास, सपोर्ट करता था वो सपोर्ट बंद हो गई। तो ईरान ने सोचा कि नौ ईरान इसका सबसे कमजोर है और दिस इज द टाइम कि हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अमेरिकन उससे निगोशिएशन कर रहे थे और इन्होंने इन द मीन टाइम जाके वहाँ पर अटैक कर दिया। लेकिन इजराइल को ये नहीं पता कि देखें ईरान बहुत रेजिलिएंट कौम है, बहुत जफाकश और बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके अंदर। उनमें वो पूरी कौम इकट्ठी खड़ी हो जाती है जब उनकी कौम के ऊपर बात आती है, मुल्क के ऊपर बात आती है। और ये उन्होंने अभी साबित करके दिखा दिया कि जिस वक्त ईरान के मिसाइल इजराइल में गिर रहे थे तो किस तरीके से पूरी कौम खड़ी तमाशा देख रही थी और जो आपके सामने किस तरह जब वहाँ गिरते हैं तो इजरायली कैसे भाग के बंकर में जाते हैं। ये कौमों के अंदर एक डिफरेंट फर्क है। सेकंड ये कि लेकिन ये थोड़ा बड़े खतरनाक सिचुएशन ये है कि इंडिया और इजराइल का नेक्सस इज वन। दोनों का ऑब्जेक्टिव है इजराइल इंडिया का कि पाकिस्तान को यहाँ पर खत्म किया जाए, पाकिस्तान का इसके ऊपर हेजमोनिक डिजाइन जो उनके वो पूरे किए जाए और इजराइल ईरान को कंट्रोल करके वो मेरे ख्याल में ओवरऑल इस क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान को हर हालत में ईरान को सपोर्ट करना, वो कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी स्टेटमेंट किए हैं। लेकिन पाकिस्तान को ईरान को बताना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया ने उनकी कमर में छुरा घोंपा है, क्योंकि वहाँ पर चाबहार में उनकी रॉ के एजेंट्स मौजूद हैं, बीएलए वहाँ मौजूद है, मुसाद के साथ ये मिले हुए थे। मुसाद को तमाम उनकी लीडरशिप की, मिलिट्री लीडरशिप की, साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन ये देते रहे हैं। और अगर हम ये ईरान को बताएं कि कैसे इंडिया आपका दुश्मन है और किस मौके पर पाकिस्तान खड़ा, तो इससे कम से कम पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद मिडल ईस्ट, चाइना, रशिया, अगर ये हम इस खिते में अपने ब्रिगेडियर साहब हम किस किस को क्या क्या बताएं कि कौन किसका दुश्मन है? जहां इन्हीं मुमालिक के दरमियान आपस में तिजारत की जा रही है और इंटरेस्ट बदल चुके हैं, तो फिर हम किसको क्या बताएंगे? आप देखें इराक की मिसाल है, लिबनान की मिसाल है, मिस्र की मिसाल हमारे सामने है, आप फ़लस्तीन को भी देखें। उसके बाद मज़हर बल्ला साहब हमें ये बता रहे थे कि इजरायली वज़ीर आज़म का ये कहना है कि पाकिस्तान उसका अगला हदफ है। इस बारे में भी मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं? तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बात यह कि वो शुरू से इजरायली अपने बच्चों को हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं कि अब फाइनल मार्का जो है वो यहूद और हिंद का जो है वो पाकिस्तान से होंगे। नंबर 2, एक वाहिद पाकिस्तान इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है जिसकी फौज बहुत प्रोफेशनल और लड़ाका फौज है, बैटल आर्डन फौज है, जिससे उनको डर है। अभी ईरान इंडिया को देख लें कैसे घुटने टेकने का यूज किया, तो वो पूरी तैयारी करनी। इसलिए ईरान इज अ फ्रंट लाइन रनर। ईरान को हमें सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए
जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है बहुत अच्छे अपने कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ईरान को बहुत से ममालिक की हिमायत हासिल होगी, लेकिन अगर इसराइल की तरफ से पाकिस्तान में कोई जारहियत बर्पा की जाती है तो क्या उसके लिए पाकिस्तान तैयार है? ईरान ये इजराइल की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान से देखे, बिकॉज इंडिया का एक इंच एरिया हमारी रेंज में है, इजराइल का एक इंच एरिया हमारी रेंज के अंदर। लेकिन आई मस्ट क्लैरिफाई वन थिंग कि पाकिस्तान की तमाम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो इट इज ओनली इंडिया स्पेसिफिक। वी हैव नो ऑफेंसिव डिजाइन अगेंस्ट इजराइल। वी शुड बी वेरी क्लियर। हमारा उनसे जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर टू स्टेट, वहाँ पर एक होना चाहिए जिसमें पैलेस्टीनी और इजराइली वहाँ पर अपना अपना एरिया में रहें और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हों। इसके अलावा हमारे उनसे कोई और ताल्लुकात खराब नहीं है, ना होने चाहिए। ये इंडिया एक क्रिएट करता है कि वो सेट क्रिएट करता है कि पाकिस्तान के आपको खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया से खतरा है। एक इंच हमने उनको अपने इजराइल के में रखा हुआ है और इंडिया की बात मालूम। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका यही कहना है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है और भारत अगर इस तरह की कोई भी साजिश रचता है तो उसके लिए भी पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, मगर हमें ऐसे में ये समझना है कि जंग अगर तबाही लेती है तो उसके साथ साथ मौक़े भी फराहम करती है, और इस सिचुएशन में ईरान के पास ये मौका है कि वो इस्लामी ममालिक के साथ अपना एक अच्छे टर्म्स को दोबारा से डेवलप कर सके, उसका दोबारा से आगाज़ कर सके। मगर OIC को भी पूरी दुनिया को ये बताना होगा कि ईरान की तरफ अगर इस तरह का कोई भी नापाक टारगेट दोबारा से किया जाता है तो वो उससे पूरी उम्मत मुस्लिमा पर तसव्वुर किया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि राख के ढेर में इतनी चिंगारी तो होनी चाहिए कि ये बात बताई जा सके कि हम जंग तो नहीं चाहते, मगर बतौर मुस्लिम उम्मा वी डू एग्जिस्ट। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे जंग, मईशत, पेट्रोल की कीमतें और महंगाई का सुनामी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं जंग, मईशत, पेट्रोल की कीमतें और महंगाई का सुनामी। तो इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि ईरान इसराइल जंग आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का बाइस बन रही है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये इजाफे की खबरें आ रही हैं। क्या ईरान इसराइल जंग बशमूल पाकिस्तान खित्ते में महंगाई का सुनामी लेकर आएंगे? मजहर बरलाल साहब, मैं गुफ्तगू आपकी जानिब लाना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कि मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह के जंग का आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी मार्केट की अगर आप बात करें तो वहाँ पर तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ रही हैं। $74 फ़ी बैरल तक का इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतों पर इसके मनफी असरात मुरतब होते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, अगर ये बढ़ रही हैं तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ये इस जंग को तस्वर किया जाए या फिर जो बजट सामने आया है? नहीं, इसमें दोनों चीज़ें देखी। पाकिस्तानी हुकूमत को तो बहाना चाहिए। पहले वो कौन सा सस्ता पेट्रोल दे रहे थे लोगों को? पहले देखिए, जिस दौर में $110 फ़ी बैरल प्राइस थी तो पाकिस्तान में 150 रुपये लीटर मिल रहा था पेट्रोल। अब जब $65 फ़ी बैरल थी तो उस वक़्त पौने 300 के लगभग तेल मिल रहा था। वो पाकिस्तानी हुकूमत को तो बहाना चाहिए, वो मज़ीद बढ़ाएंगे। वो जो ख़जाने की कमियां हैं वो कहाँ से पूरी करनी होती हैं इन्होंने? तो पाकिस्तानी हुकूमत को तो बहाना चाहिए। ये बजट जो है ये वैसे ही गरीब की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी था। अब उन्हें मज़ीद जंग का बहाना मिल जाएगा, वो पेट्रोल और महंगा कर देंगे। पेट्रोल तो सस्ता पहले भी नहीं मिल रहा था, पहले भी इंटरनेशनल जो कीमतें थी उसके मुताबिक तो पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा था। तो हुकूमत बहुत सा पैसा हड़प करती है इस पेट्रोल के चक्कर में, तो इनको तो बहाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है जंगी असरात हैं, लेकिन इसमें बजट के असरात को भी ज़ेरे गौर रखें कि हुकूमत ने पैसा कहाँ से कमाना है। वो महंगी बिजली से कमाना है, वो महंगे पेट्रोल से कमाना है, लोगों के जिस्म जो हैं उनको छील कर उसी से पैसा बरामद करना है, और कोई चक्कर नहीं है। अच्छा सलमान आबिद साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे हम ये अज्यूम कर लें कि जो ईरान की और इसराइल की जंग हो रही है उसकी वजह से ये महंगाई का सुनामी आना है, चले वो तो फिर आपने खाम तेल की बात कर दी, पेट्रोल की कीमतों की बात कर दी, समझ आती है। लेकिन ये जो पूरे मुल्क में इस वक्त एक महंगाई का रेला है उसको तो उस जंग से रिलेट ना करें ना।
उसको तो आपको अपने बजट को देखना पड़ेगा कि जो बजट के अंदर चीज़ें पेश की गई हैं, यानी खुद हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि बजट की वजह से महंगाई बढ़ी है। और मैं आपको बताऊं, इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि 80 से 125% कीमतें जो है ना महंगाई यानी उसमें बढ़ी है मुख्तलिफ अशिया के अंदर। और इसी तरीके से वज़ीर ख़जाना ने एतराफ़ किया है कि बहुत से मामलात में हम वो परफॉर्म नहीं कर सके जो हमें परफॉर्म करना चाहिए था, बल्कि यहाँ तक कहा कि इक़्तिसादी सर्वे के अंदर उन्होंने कहा कि हमने जो टारगेट तय किए थे वो पूरे नहीं हो सके। तो ये सारा रेला जो है ना महंगाई का जो आ रहा है, सुनामी आएगा, उसमें जंग भी आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसियाँ हैं और जो शॉर्ट टर्म पॉलिसियाँ हैं, यानी अब आप देखें ना, एक तरफ हम महंगाई का रोना रो रहे हैं और सुनामी का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की 600% तनख्वाहें। सर उसका नोटिस ले लिया है वज़ीर आज़म ने, सर वो नोटिस ही ले लिया, अप्रूव हो गया है, वो सिर्फ नोटिस ही लेते हैं, बाकी करते कराते कुछ नहीं है। आपको पता है वो अप्रूवल हो चुकी है उसकी। और दूसरी बात यह है कि अब बड़े मासूम बन के गिलानी साहब कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं चला कि ये 600% इजाफा हो गया है। स्पीकर साहब कह दें भाई अगर ये गरीब लोग हैं और वाकई बड़े बेचारे इनको बाकी माशी जरूरत है तो फिर लगाएं इनको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे दें ताकि ये निकालें इस तरह से। देखिए महंगाई जो है वो एक हकीकत है, इसका इलाज हुक्मरानों को तलाश करना होगा। जहां आप महंगाई की बात करें सर, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपने भी वर्ल्ड बैंक की वो रिपोर्ट देखी है जो कहती है कि तकरीबन 44% जो पाकिस्तानी हैं वो खता गुर्बत से की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे में पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा कहाँ लेकर जाएगी आवाम को? देखे मुनीज़े, किथे मैर अली किथे तेरी सना, पता नहीं बरलास दियाँ अखियाँ किथे जा लड़ियाँ, गल हुंदी हुंदी स्पीकर कौमी असम्बली अल चली जाती है, सवाल मुनीज़े बेचारी कर दी है कि जनाब खाम तेल की कीमतों में इजाफा, वो करप्शन वाले पासे लै जाते गल नूं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खाम तेल कीमतों में 7% तक इजाफा हुआ है ईरान पर हमला होने की वजह से। अब ये जो इजाफा है वो शहबाज शरीफ ने अपने पलियों पेट्रोल पंप देना PSO का मालक है हो नहीं, ये जब अफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया से, तो पूरी दुनिया का पाकिस्तान में भी तेल जो है वो बढ़ता है। मुझे याद है वो करप्शन के दौर जब यहाँ पर पैसे बटोरे जाते थे, अब ना वो पैसा बनाने वाला दौर खत्म हो चुका है, वो नया पाकिस्तान बनाने वाले लोग जेलों में बैठे हैं। अब करप्शन वाला वो चक्कर नहीं है कि आपके ज़हन में आराम से आ गया कि खाम तेल की कीमत 7% बढ़ी है तो पाकिस्तान में करप्शन का बाजार गर्म हो गया। वो चला गया वज़ीर आला पंजाब जो करप्शन किया करता था, अब वो दौर नहीं है। अब दौर ये है कि भट्ट साहब मुझे बताइए कि ये जंग से पहले सुखी दिहाड़ी नहीं सुने जरा, ये जंग से पहले, मैं जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, ये जो लेवी पे टैक्स लगाया गया था उस वक्त तो जंग नहीं हुई थी। उस वक्त कौन सी जंग हो गई थी? उस वक्त आपने पेट्रोल की कीमतों के ऊपर IMF की शर्त के ऊपर जब लेवी टैक्स लगाया था, वो क्यों लगाया आपने? क्यों लगाया था बताएं? सलमान आबिद भाई, आप जैसा दानिश्वर और पढ़ा लिखा बंदा ऐसी बात करो तो मुझे हैरानगी है। हाँ। ये जो टैक्स है, ये जो अप एंड डाउन है प्राइस की, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर निकालता है कि ये इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल खाम तेल से रिलेटेड है? तो इंटरनेशनल दुनिया में तो भाई, इंटरनेशनल दुनिया में तो तेल सस्ता है ना यार। अच्छा मेरी बात जंग से पहले तेल सस्ता था, आप 7% तेल बढ़िया कि उनकी नहीं बढ़िया। आपसी लड़ाई ना करें, आपसी लड़ाई ना करें, बल्कि मुझे बरलास साहब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसी की तो बात करते हैं, हम मिसाके मईशत इसी को तो कहते हैं कि आप उस टाइम फ्रेम के लिए अपनी पॉलिसीज को डिटर्मिन कर लें कि आपने कम से कम चलें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल को स्टेबिलिटी लेकर आए ताकि आवाम को उसका समर हासिल हो सके। लेकिन ओवरऑल आप सबने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। सलमान आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, शहजाद भट्ट साहब आपका भी, और मजहब बरलास साहब आपका भी। बात यह है कि खाम कीमतों में जो 7% का इजाफा हुआ है, अल्टीमेटली इसका बोझ किस पर पड़ने जा रहा है? इसका बोझ आम आवाम पर पड़ने जा रहा है। तो आम आवाम को तो तकलीफ होगी ही जब वो देखेंगे कि कौमी असम्बली के चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफा होता है, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा होता है। दूसरी तरफ अगर आम आवाम को देखें तो उनकी जेब में तो कुछ नहीं आ रहा, उल्टा उनकी जेब से जा ही रहा है। तो बाय द एंड ऑफ द डे आवाम परेशान है, उसके लिए कोई सदेबाब करने की ज़रूरत है और इन प्राइसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी हमारे सामने है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।